जय हिंद ऑफिसर्स, वेलकम बैक टू देहरादून मिलिट्री एकेडमी। और आज हम करने वाले हैं न्यूटन लॉस ऑफ मोशन के बहुत सारे एमसीक्यूज जो कि आपके एनडीए पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो चलिए लेट्स स्टार्ट। ओके, तो आज हम स्टार्ट करते हैं। चलिए, तो हमारा जो आज का पहला सवाल है बच्चों वो ये है, आप देखिए आपकी स्क्रीन पर, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ कांटेक्ट फोर्स। ठीक है, कौन सी ऐसी फोर्स है जो एक कांटेक्ट फोर्स है, जैसे हमने डिस्कस किया था कि कांटेक्ट फोर्स कौन सी होती है, जहां पर दो सरफेस के बीच में क्या होता है बच्चों, कांटेक्ट होता है, वेयर देयर इज अ कांटेक्ट बिटवीन टू सरफेस। ये मान लीजिए एक सरफेस है और ये दूसरी सरफेस है, इन दोनों के बीच में जो फोर्स होगी वो क्या होगी, कांटेक्ट फोर्स। तो बताइए, फ्रिक्शन फोर्स, ग्रेविटेशन फोर्स, मैग्नेटिक फोर्स या फिर इलेक्ट्रिक फोर्स। तो इसका करेक्ट आंसर होगा बच्चों फ्रिक्शन फोर्स, क्योंकि ये तीनों बाकी फोर्सेस क्या है, नॉन कांटेक्ट। फ्रिक्शन कैसे लगता है, अगर बॉडी पे फोर्स आगे लग रहा है तो फ्रिक्शन हमेशा कैसे लगेगा, पीछे। तो फ्रिक्शन क्या है बच्चों, एक अपोजिट फोर्स है। चलिए आगे देखिए, नेक्स्ट है, when a gun is fired, the gun recoils backward because of। देखिए, आपको ये पता है, आपने देखा होगा जो सोल्जर्स होते हैं, ठीक है, जब वो लोग गन को होल्ड करते हैं तो वो बहुत टाइटली होल्ड करते हैं अपने शोल्डर से। जो राइफल्स होती है ना, उनको अपने शोल्डर से बहुत ही ज्यादा टाइटली हेल्ड करते हैं। उसका रीजन क्या है, जब बुलेट आगे जाती है जितनी स्पीड से, उसी तरह से जितनी फोर्स से बुलेट बाहर निकल रही है उतनी ही फोर्स बैकवर्ड में लगती है, विच इज एन एक्शन रिएक्शन पेयर। क्या है बच्चों, ये एक्शन और रिएक्शन। तो आपको पता है एक्शन और रिएक्शन कहाँ होता है, कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम में। तो इसका जो आंसर होगा बच्चों करेक्ट, वो क्या होगा, कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम। क्या आप लोग ये बात को जानते हो, कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम। मोमेंटम कब कंजर्व होता है, बताइए, मोमेंटम कब कंजर्व होता है, क्या आप लोगों को जानते हो आप लोग। देखिए, हमने ये पढ़ा है न्यूटन के सेकंड लॉ से। न्यूटन साहब ने बोला दैट फोर्स इज रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम। अगर मोमेंटम का कंजर्वेशन का मतलब होता है जितना पहले था उतना ही बाद में, इसका मतलब डेल्टा पी या डीपी क्या हो जाएगा, जीरो, है ना। तो देखो, अगर किसी सिस्टम पे नेट फोर्स जीरो लग रहा है, यानी कि एफ नेट अगर जीरो है, तो इसका मतलब वहां पर मोमेंटम क्या होगा, कंजर्व होगा। तो जो ध्यान देने वाली बात है वो यही है कि अगर किसी सिस्टम पे नेट फोर्स जीरो है तो मोमेंटम हमेशा कंजर्व रहेगा। क्लियर है बच्चों, तो इसका आंसर हो जाएगा हमारा बी। ठीक है, तो इन चीजों को आपको बहुत अच्छे से ध्यान रखना है, और एक एक क्वेश्चन मैंने बहुत अच्छे से आप लोगों के लिए प्रिपेयर किया है, तो प्लीज आप लोग इसको ध्यान से देखिए। चलिए आगे देखिए, चलिए नेक्स्ट सवाल है, द एपरेंट वेट। ठीक है, वेट क्या होता है बच्चों, एमजी। क्या है, द एपरेंट वेट ऑफ द बॉडी व्हेन इट इज ट्रैवलिंग अपवर्ड विद एन एक्सेलरेशन ऑफ 2 मीटर पर सेकंड एंड मास इज 10 kg। मतलब क्या है इस बात का, अगर हम डायग्राम सोचें तो ये क्या है, एक आदमी जो है वो क्या कर रहा है, ऊपर जा रहा है, तो मान लेते हैं लिफ्ट में ही जा रहा होगा ऊपर, है ना। तो ये क्या है, आपका आदमी है, ठीक है, और कह रहा है बॉडी का मास है 10 kg। तो हम ये जानते हैं, और ये ऊपर किससे जा रही है, 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर से। अब आपको पता है कि इस आदमी पे नीचे की तरफ को क्या लगेगा, mg। और क्योंकि ये एक मूविंग फ्रेम में है बच्चों, तो मैंने आपको सूडो फोर्स का कॉन्सेप्ट बताया था कि जहां सिस्टम जा रहा होता है उसके ऑपोजिट क्या लगता है आपका, सूडो फोर्स, विच इज ma। तो अगर हम देखें ध्यान से, इसका जो वेट होगा नेट, वो क्या होगा, mg प्लस ma होगा कि नहीं, m कॉमन हो जाएगा, a प्लस g। तो देखिए क्या हुआ इसका आंसर, मास इसका है 10 इंटू a प्लस g। अगर मैं g को 10 ले लेती हूँ, ठीक है, और a को 2 ले लेती हूँ, तो ये हो जाएगा 12, यानी 120। क्या होगा इसका आंसर, देखिए जरा। ओके, तो यहाँ पे देखिए इसका लगभग 118 आया बच्चों। तो अगर मैं यहाँ पर इसको 9.8 लेके करती हूँ, तब इसका आंसर कितना आ जाएगा, 118। तो इट डिपेंड्स कि आप ऑप्शन में कैसा है, आपको वैसे ही करना है। तो ये जो लिफ्ट वाला कॉन्सेप्ट है बच्चों, यहाँ पर आप नोट डाउन भी कर सकते हो, ये एनडीए के लिए बहुत बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। क्या बोला मैंने, दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर योर एनडीए एग्जाम। ठीक है, तो याद रखना, जब भी लिफ्ट ऊपर जाएगी तो हमारा जो एपरेंट वेट है वो आप देख रहे हो बढ़ रहा है, ठीक है, और जब भी लिफ्ट नीचे, यानी जब हम ऊपर जाते हैं तो हमें कैसा महसूस होता है, भारी, क्योंकि हमारा एपरेंट वेट बढ़ जाता है, हमें ऐसा लगता है बहुत भारी है। और जब हम लोग लिफ्ट से नीचे आते हैं तो हमें क्या लगता है, हल्का लगता है, क्योंकि उस कंडीशन में सूडो फोर्स कहाँ लगेगा, ऊपर।
तो ये चीज आप लिफ्ट वाला कॉन्सेप्ट अच्छे से कर लीजिएगा, ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट हमारे एनडीए। ठीक है, चलिए आगे देखें। चलिए तो अगला सवाल देखते हैं। इन द एब्सेंस ऑफ, क्या बोला है, इन द एब्सेंस ऑफ एक्सटर्नल फोर्स द टोटल मोमेंटम ऑफ अ सिस्टम रिमेन्स। अभी अभी मैंने आपको बताया था कि अगर मान लीजिए किसी सिस्टम पे बाहर से, मान लीजिए मास है और इस पे बाहर से कोई फोर्स नहीं लग रहा है, तो इस कंडीशन में जो टोटल मोमेंटम ऑफ और सिस्टम होगा, जो मोमेंटम होगा पूरे सिस्टम का, वो जीरो हुआ या कांस्टेंट, क्या हो जाएगा बच्चों, कांस्टेंट। अभी तो बताया था आपको, है ना। तो ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर सिस्टम पे टोटल फोर्स जीरो है तो उस कंडीशन में जो नेट फोर्स है वो जीरो हो जाएगा, उस कंडीशन में मोमेंटम क्या होगा आपका, कंजर्व रहेगा। और कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम का मतलब है जितना पहले था उतना ही बाद में होगा। चलिए अगला सवाल करें। कह रहा है a 30 gram bullet initially traveling at 120 meter per second penetrates 12 centimeter into a wooden block. The average resistance exerted by the wooden block is। चलिए तो सबसे पहले हम सवाल को समझते हैं बच्चों। यहाँ पर फिजिक्स में सबसे बड़ी जो प्रॉब्लम आती है बच्चों को वो यही आती है न्यूमेरिकल्स में कि अप्रोच क्या है। उनको ये जो इंग्लिश में लिखा होता है वो ही समझने में बहुत ज्यादा परेशानी आती है। तो आपको क्वेश्चन को तोड़ तोड़ के समझना है कि क्वेश्चन क्या कहना चाह रहा है। तो सबसे पहले देख लेते हैं यहाँ पे जो डाटा दिया है। कह रहा है बुलेट जो है उसका मास कितना है, 30 ग्राम। तो हम इसे कन्वर्ट कर लेंगे तो ये कितना हो जाएगा, इतना केजी। इनिशियली यानी v इनिशियल कितना दिया हुआ है, 120 मीटर पर सेकेंड। कह रहा है ये जो बुलेट है जब ये आ रही थी तो ये क्या कर रहा है, एक वुडन ब्लॉक, यहाँ पे एक वुडन ब्लॉक रखा हुआ होगा, क्या है उसमें 12 सेंटीमीटर तक पेनिट्रेट करता है। तो 12 यानी अपॉन 100, ठीक है। क्या है इनको वुडन, तो एवरेज रेजिस्टेंस। तो भाई एक बार बताओ, जब ये बुलेट यहाँ जा रही होगी तो ये वुडन ब्लॉक क्या करेगा, थोड़ी देर बाद वुडन ब्लॉक को रोक देगा। तो वही वो पूछ रहा है कि ये फोर्स कितना होगा, जितनी फोर्स के साथ वुडन ब्लॉक इसको क्या करेगा, रोक देगा। इसका मतलब थोड़ी देर बाद वुडन ब्लॉक रुक जाएगा तो इसकी फाइनल वेलोसिटी क्या हो जाएगी, जीरो हो जाएगी। अब एक बात मुझे बताओ, आपने पढ़ा है फोर्स मास इनटू एक्सीलरेशन होता है, ठीक है। फोर्स क्या होता है, मास इनटू एक्सीलरेशन। तो भाई मास तो आपको दिया हुआ है, आपको क्या चाहिए, एक्सीलरेशन, तब जाके फोर्स निकलेगा। अब क्या ये मुझे बता, कैन यू टेल मी हाउ यू विल फाइंड एक्सीलरेशन, बताइए। कैन वी यूज न्यूटन्स इक्वेशन ओवर हियर, न्यूटन की इक्वेशन हर जगह लग सकती है। तो यहाँ पे देखिए क्या लगा सकते हो, अगर मैं किसी तरह से a निकाल दूं तो v स्क्वायर माइनस u स्क्वायर इज इक्वल्स टू 2as। तो अगर आप देखो इस वुडन ब्लॉक की फाइनल वेलोसिटी तो जीरो है, इनिशियल कितनी है 120 इंटू 120 2a, और s कितना है 12 सेंटीमीटर, ऐसे ही होगा ना, सही लिखा है मैंने, 12 सेंटीमीटर। ठीक है भाई, सेंटीमीटर को मैंने मीटर में कन्वर्ट किया तो इसको मैंने डिवाइड किया, ठीक है। अब इसको सॉल्व कर लीजिए तो a कितना आ जाएगा, देखिएगा यहां से बताइए। ये हो जाएगा बच्चों, है ना, 12 से ये 12 बच जाएगा, 10 2 5 से कितना हो जाएगा, 12 5 जा 60, ये आ जाएगा। यानी जो एक्सीलरेशन है वो है 6 मीटर पर, सॉरी कितना, 60,000 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो ये आप लोगों ने नोट कर लिया। आगे करते हैं, देखो अब सिंपल, अब कुछ बचा नहीं है, अब तो मुझे सीधा सीधा फोर्स निकालनी है। इसको मैं हटा देती हूँ। चलिए तो देखिए फोर्स कैसे निकालेंगे, मास कितना दिया हुआ है, तो बच्चों इसका आंसर निकल गया आपका 80। तो देखिए आपके सामने ही मैंने सॉल्व किया है। आपको अप्रोच समझ में आनी चाहिए कि इस तरह के सवाल जब आपके सामने आएंगे तो आपको क्या करना है, ये इंपॉर्टेंट होते हैं आपके एनडीए के लिए। तो आपको ध्यान रखना है कि आप न्यूटन की इक्वेशन से एक्सेलरेशन निकाल पाओगे और फोर्स का फॉर्मूला ऑफ मास इनटू एक्सीलरेशन तो जानते ही हो। चलिए आगे बढ़े, समझ में आ गया आप लोगों को। चलिए आगे देखें।
एक एक क्वेश्चन जो यहाँ पे करवाया जा रहा है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट है व्हेन द स्पीड ऑफ अ मूविंग बॉडी इज डबल्ड, कह रहा है जब अगर कोई मूविंग बॉडी की स्पीड को हमने डबल कर देंगे तो बोल रहा है क्या चीज डबल हो जाएगी या कुछ भी है, ठीक है। अब अगर देखिए इट्स एक्सीलरेशन इज डबल्ड, इट्स मोमेंटम इज डबल्ड, इट्स काइनेटिक एनर्जी इज डबल्ड, इट्स पोटेंशियल एनर्जी इज डबल्ड। देखो काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला होता है हाफ एम वी स्क्वायर। कह रहा है स्पीड, देखो काइनेटिक एनर्जी का रिलेशन देखो, मोमेंटम क्या होता है आपका वेक्टर होता है, एक्सेलरेशन पे वेक्टर होता है, यहाँ पे बात हो रही है स्पीड की, तो आप ध्यान दोगे काइनेटिक एनर्जी पे। तो काइनेटिक एनर्जी होता है हाफ एम वी स्क्वायर। तो कह रहा है अगर हमने स्पीड को डबल कर दिया, इसको डबल कर दिया, स्पीड को क्या कर दिया v से 2v का स्क्वायर बन गया, ठीक है भाई। तो कितना हो जाएगा ये, डबल कर दिया है ना, तो कितना हो जाएगा, तो ये तो क्या हो गया 4 टाइम्स हो गया। काइनेटिक एनर्जी इज डबल, नहीं ये तो गलत हो गया, काइनेटिक एनर्जी क्या हो जाएगी 4 टाइम्स हो जाएगी। इट्स मोमेंटम इज डबल, तो मोमेंटम का फॉर्मूला होता है m into v, और यहाँ पे क्या कर दिया 2mv, मोमेंटम डबल हो जाएगा, तो ये होगा इसका आंसर, ठीक है। कुछ नहीं किया हमने, सिंपल रिलेशन से ही चेक कर लिया, देख लो आप चेक कर लिया हमने रिलेशन से, है ना। काइनेटिक एनर्जी 4 टाइम्स हो जाएगी, तो इसके लिए आपको रिलेशन याद रखना चाहिए, तभी तो आप कर पाओगे। नेक्स्ट है न्यूटन थर्ड लॉ ऑफ मोशन लीड्स टू द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ, बताइए न्यूटन का थर्ड लॉ किस पे बेस्ड है। न्यूटन का थर्ड लॉ आपने पढ़ा है, न्यूटन का जो थर्ड लॉ है वो यही कहता है कि अगर किसी बॉडी पे कुछ फोर्स लग रहा है F, तो उसका रिएक्टिव फोर्स भी इक्वल एंड ऑपोजिट हो। अगर F इधर लग रहा है तो F डैश, अगर मैं बोलूँ ये F1 है ये F2 है, तो F1 इज इक्वल्स टू माइनस ऑफ F2 होता है। न्यूटन का थर्ड लॉ कहता है ऐसा, है ना। न्यूटन का थर्ड लॉ क्या बोलता है, एक्शन एंड रिएक्शन की बात करता है, और इस कंडीशन में दोनों फोर्स अगर बराबर है तो नेट फोर्स 0 होगा, और अगर ऐसा होगा तो मोमेंटम क्या रहेगा, कंजर्व, है ना। तो सिंपल आंसर हो गया ना, तो देखो कितना आसान है। चलिए आगे देखिए। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन एग्जांपल ऑफ इनर्शिया, कह रहा है इनर्शिया का एग्जांपल कौन सा नहीं है। सबसे पहले बात करते हैं इनर्शिया क्या है। इनर्शिया क्या है, प्रॉपर्टी ऑफ द मास, जिसकी वजह से जो मास है वो अपने स्टेट ऑफ मोशन को चेंज नहीं करना चाहता है। तो क्या होगा इसका आंसर, कह रहा है नहीं है, क्वेश्चन तो नहीं बोल। A passenger moves forward when a bus stop, ये तो इनर्शिया का केस है। A ball remains at rest on the ground until kicked, ये भी इनर्शिया का है। A book kept on a table remain at rest, ये भी। तो इसका आंसर क्या होगा बच्चों, सी, रोलिंग बॉल स्टॉप्स ड्यू टू फ्रिक्शन। फ्रिक्शन का तो है ही नहीं मतलब इनर्शिया से, है ना। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा, ठीक है। चलिए आगे देखें। The rate of change of momentum of a body is equal to, क्या होता है रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम, F is equals to dv by dt, न्यूटन का कौन सा लॉ है ये, सेकेंड लॉ। तो रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम क्या है आपका फोर्स, तो इट इज अप्लाइड फोर्स, सिंपल है ना। इसमें तो ज्यादा कोई दिमाग लगाना है नहीं। चलिए आगे देखें। चलिए, अ बॉडी सेड टू बी इन इक्विलिब्रियम, कह रहा है एक बॉडी इक्विलिब्रियम में कब होती है, क्या है इसका मतलब इक्विलिब्रियम, व्हेन नेट एक्सटर्नल फोर्सेस, एक्सेलरेशन इज मैक्सिमम नहीं, बट वेलोसिटी इज चेंजिंग नहीं, इट मूव्स इन अ सर्कल नहीं, नेट एक्सटर्नल फोर्स, मतलब अगर किसी बॉडी पे नेट फोर्स 0 हो रहा है तो उसी को बोलते हैं इक्विलिब्रियम कंडीशन। तो कभी भी आप इक्विलिब्रियम वर्ड यूज किया जाए तो समझ जाना कि बॉडी क्या है आपका, उसके ऊपर नेट फोर्स क्या लग रहा है आपका, 0 लग रहा है, ठीक है। चलिए आगे देखें। The force of friction is an example of, कह रहा है जो फोर्स ऑफ फ्रिक्शन है वो किसका एग्जांपल है, एक्शन रिएक्शन पेयर, ग्रेविटेशनल फोर्स, बैलेंस फोर्स, सूडो फोर्स। पहली बात तो ग्रेविटेशनल फोर्स तो नहीं है, ठीक है, बैलेंस फोर्स भी नहीं है, सूडो फोर्स भी नहीं है, सेंट्रीपिटल फोर्स सूडो। तो क्या होगा इसका आंसर, एक्शन रिएक्शन, है ना। अगर किसी बॉडी पे हम लोग F फोर्स लगाते हैं तो इसी रिस्पेक्ट में फ्रिक्शन भी पीछे लगता है, इसीलिए क्या है एक्शन रिएक्शन पेयर, ठीक है। चलिए आगे देखें। A gun of mass 5 kg fires a bullet of mass 10 gram with a velocity of 400 meter per second. The recoil velocity of the gun is, देखो यहाँ पे अगेन कोई कंजर्वेशन लगेगा। अगर आप ध्यान से देखो तो यहाँ बाहर से कोई फोर्स नहीं लग रही है, आपको बोला जा रहा है गन है, और जो गन का मास है, मास ऑफ गन ले लेते हैं, कितना है 5 kg, ठीक है। फायर्स अ बुलेट ऑफ मास, तो बुलेट का मास कितना है 10 ग्राम, तो इसको कन्वर्ट कर लेते हैं केजी में, कर लिया हमने, ठीक है। विद अ वेलोसिटी ऑफ 400, यानी कि इसकी वेलोसिटी, बुलेट की वेलोसिटी
कितनी है 400 मीटर पर सेकेंड। तो आपको पता है जब बुलेट आगे जाएगी तो गन पीछे जाएगी। तो कह रहा है गन की वेलोसिटी बताओ जब फायर होगा। तो अब यहाँ पे देखो कंजर्वेशन कैसे लगेगा, इनिशियल मोमेंटम गन का 0 है प्लस इनिशियल मोमेंटम इसका बुलेट का, ठीक है, वो भी 0 है, इज इक्वल्स टू जब गन फायर होगी तो गन का मोमेंटम क्या होगा, मास ऑफ गन इनटू वेलोसिटी ऑफ गन, हमें नहीं पता, प्लस उसके बाद बुलेट का क्या होगा, मास ऑफ बुलेट, क्या है मास ऑफ बुलेट, इनटू वेलोसिटी ऑफ बुलेट। ये हो गया, अब सॉल्व कर लीजिए। फोर बाय 5 क्या होगा इसका आंसर, देखिए जरा 4/5 0.8 मीटर पर सेकेंड, ठीक है ना। तो रिकॉइल वेलोसिटी याद रखना, रिकॉइल वेलोसिटी हमेशा गन की होगी क्योंकि गन ही रिकॉइल करता है पीछे, और मोमेंटम कंजर्वेशन आपका हर जगह लगेगा जहां भी नेट फोर्स 0 होगा। समझ में आई बात, चलिए आगे देखें। द मोमेंटम इज मोस्ट क्लोजली रिलेटेड टू, मोमेंटम किसके बराबर होता है, इसका आंसर है इम्पल्स। इम्पल्स भी आपका क्या होता है, यही होता है डेल्टा पी। तो ये बात याद रखना कि मोमेंटम किसके क्लोज होता है, आपका इम्पल्स, ठीक है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, बी। नेक्स्ट है मोशन ऑफ रॉकेट। आपने देखा है ना रॉकेट, जब रॉकेट क्या होता है आपका लॉन्च होता है तो नीचे बहुत सारी गैसेस निकालता है, ठीक है ना। तो कह रहा है मोशन ऑफ रॉकेट इज बेस्ड ऑन द प्रिंसिपल ऑफ, तो किसका है भाई ये, किसके प्रिंसिपल पे है ये, सिंपल लीनियर मोमेंटम, ठीक है। क्योंकि यहाँ पे नेट फोर्स क्या होती है, 0 होती है, एक्शन रिएक्शन पेयर बनता है, तो रॉकेट वाले में भी मोमेंटम कंजर्व होता है, ठीक है। चलिए आगे देखें। ओके ये क्वेश्चन देखिए, ये क्या है, कनेक्टेड मास सिस्टम है। कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट द ब्लॉक शोन इन द फिगर दैट आर बीइंग पुश्ड बाय अ कांस्टेंट फोर्स ऑन अ फ्रिक्शनलेस टेबल, ठीक है, फ्रिक्शनलेस है ना, फ्रिक्शन नहीं है। अब आपको ये बताना है all blocks move with the same acceleration a, कह रहा net force on each block is the same, which of the following is correct, ठीक है भाई। देखिए अगर आप ध्यान से देखो तो ये एक दूसरे से कनेक्टेड है, अगर ये एक दूसरे से कनेक्टेड है और आपने यहाँ से फोर्स देना शुरू किया तो सबका एक्सेलरेशन पहली बात तो सेम होगा, क्या बोला मैंने, एक्सेलरेशन सबका सेम होगा, यानी ये स्टेटमेंट सही है ना। द नेट फोर्स ऑन ईच ब्लॉक इज द सेम, कह रहा है हर ब्लॉक पे नेट फोर्स सेम होगा। भाई हर ब्लॉक पे नेट फोर्स कैसे सेम होगा, क्योंकि ये क्या करेंगे एक दूसरे पे क्या लगाएंगे, नॉर्मल रिएक्शन भी लगाएंगे। तो हर ब्लॉक पे द नेट अच्छा नेट फोर्स ऑन ईच ब्लॉक, हर ब्लॉक पे जो नेट फोर्स है वो सेम है। भाई ये तो रॉन्ग हो जाएगा, इसका आंसर क्या होगा बच्चों, इसका आंसर ओनली ए होगा। हर ब्लॉक पे अलग अलग फोर्स होगा क्योंकि इनके बीच में नॉर्मल रिएक्शन भी एग्जिस्ट करेगा, लेकिन एक्सेलरेशन क्या होगा आपका सेम होगा, ठीक है। चलिए आगे देखें। A light string pass over a frictionless pulley. To one of its ends, a mass of 6 kg is attached. To its another end, the mass of 10 kg attached. The tension in the thread will be. तो क्या आपको टेंशन बतानी है। तो इस तरह के सवालों में सबसे पहले आपको फ्री बॉडी डायग्राम आनी चाहिए। तो सबसे पहले हम यहाँ पे देख लेते हैं, आपको बताना है। सबसे पहले मैंने आपको बताया था टेंशन का फोर्स कहाँ लगता है, अवे, और एक ही पुली है तो यहाँ भी यही लगेगा। नीचे इस पे क्या लगेगा 6G यानी 60 न्यूटन, और यहाँ हो जाएगा आपका 100 न्यूटन। सबसे पहली बात ये है कि इस पूरे सिस्टम का एक्सीलरेशन सेम होगा, ये जाएगा नीचे और ये जाएगा ऊपर। क्या ये बात मानते हो आप लोग, ये जाएगा नीचे ये जाएगा ऊपर, क्योंकि ये 10 है ये 6 है, ठीक है भाई। अब मुझे ए निकालना है, तो ए निकालने के लिए आपको पता है एफ नेट इज इक्वल्स टू एम इंटू ए होगा। नेट फोर्स देखो जरा 100 नीचे लग रहा है 60 और 100, इनका रिजल्टेंट क्या होगा, ये तो नीचे आ रहा है ये ऊपर जा रहा है, तो कितना हो जाएगा 40, 100 माइनस 60 40, मास कितना हो गया टोटल 16 इंटू ए, तो कितना हो जाएगा भाई ए निकल गया आपका 4 जा 4 10 जा 2 2 जा 5 जा, तो ए आ गया 5/2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। अब आपको निकालना है टेंशन, तो टेंशन के लिए किसी भी एक मास का एफबीडी देख लो, ये जा रहा है ऊपर यानी टी ज्यादा है माइनस 60 कम है इज इक्वल्स टू 6 इंटू 5/2, यही होगा, ठीक है। तो ये कितना हो गया 2 3 3 5 जा 15, और ये इधर जाएगा तो प्लस हो जाएगा, यानी 60 प्लस 15 75, ठीक है। तो कितना हो जाएगा यहाँ पे
ओके तो इसने जी को 9.8 लिया होगा, इसीलिए इसका जो आंसर है ये हमारा 73.5 होगा, हमने 10 लिया है। तो क्या आपको मेरी बात समझ में आ रही है किस तरह से हमने इस सवाल को किया होगा बच्चों? आई होप आपको ये बात समझ में आई होगी। आपको एफबीडी बनाना आना चाहिए। सबसे पहले हमने ए निकाला और उसके बाद एफबीडी बना के डी निकाल चुका। ठीक है, चलिए आगे देखें। When a bomb explodes in mid-air, the total momentum of fragments after explosion is। सबसे पहले देखो बॉम्ब वाली बात करें, ये एनडीए के लिए इम्पोर्टेंट है। अगर बच्चों हम बॉम्ब की बात करें तो बॉम्ब सिंपल ऐसे रखा हुआ होता है या हवा में होता है, इसमें बाहर से जो फोर्स होती है वो जीरो होती है। याद रखना बॉम्ब पे हमेशा बाहर का नेट फोर्स जीरो होता है, तो यहाँ पे मोमेंटम क्या मान के चलेंगे? कंजर्व। क्या होगा? कंजर्व। तो भाई क्या होगा? When a bomb explodes in mid-air, the total momentum of its fragment after explosion is। तो मोमेंटम अगर कंजर्व है तो जितना पहले था उतना बाद में है, तो क्या लिखा हुआ है? इक्वल टू द मोमेंटम बिफोर एक्सप्लोजन। इसका आंसर ये हो जाएगा। भाई मोमेंटम अगर कंजर्व है तो जितना पहले था उतना ही बाद में होगा। तो याद रखना ये एनडीए के लिए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। बॉम्ब का नेट फोर्स जीरो होता है, इसलिए मोमेंटम क्या होता है? आपका कंजर्व होता है। चलिए आगे देखें। 10 kg स्टेशनरी शेल कह रहा है, एक 10 kg का स्टेशनरी शेल जो है वो एक्सप्लोड हो गया है इनटू टू पार्ट्स, वन ऑफ 6 kg मूविंग एट इतना एंड द वेलोसिटी ऑफ अदर। तो कह रहा है दूसरा पार्ट, मतलब आपको कह रहा है एक बॉम्ब शेल है वो एक्सप्लोड हो गया है और दो पार्ट में टूट गया है। ठीक है भाई, तो 10 kg का था और रुका हुआ था, ये अचानक से एक्सप्लोड हो गया, तो बाहर से नेट फोर्स तो जीरो है यानी मोमेंटम कंजर्व हो गया। क्या है? एक 6 kg का है वो 4 मीटर से चल रहा है, और दूसरा क्या है? दूसरा कितना होगा? ये 6 का है तो 10 kg का था ना, तो बचा कितना होगा? 4 kg का। कह रहा है इसकी वेलोसिटी बताओ, तो कुछ नहीं करना है, मोमेंटम कंजर्व करना। बताओ इनिशियल मोमेंटम रुका हुआ था तो जीरो इज इक्वल्स टू फाइनल मोमेंटम, तो ये मास इसकी वेलोसिटी प्लस इसका मास इनटू इसकी वेलोसिटी जो कि मुझे नहीं पता है, तो ये कितना हो गया? 24। तो 24 इज इक्वल्स टू 4v, 4 6 जा, तो यानी कितना हो जाएगा? 6 मीटर पर सेकेंड। देखो कितना आसान है। मोमेंटम के सवाल बच्चों सबसे ज्यादा आसान होते हैं। ठीक है, आपको कुछ नहीं करना होता है, वही इनिशियल जीरो होता है, फाइनल आपको लिख लेना होता है m इंटू v के टर्म्स। ठीक है, चलिए इसके बाद कह रहा है when a bomb explodes, the internal forces during explosion यानी अंदर वाली forces are equal and opposite, destroy to the total momentum, increase total momentum, decrease total momentum। तो कह रहा है जो internal forces होती है वो कह रहा है equal and opposite होती है। इंटरनल जो अंदर की फोर्सेस है वो कैसी है? इक्वल एंड ऑपोजिट होती है, और उनका मोमेंटम से कोई लेना देना नहीं होता है। ठीक है ना? चलिए इसके बाद है ड्यूरिंग एन एक्सप्लोजन मोमेंटम इज कंजर्व, जो कि हमने पढ़ा। बट काइनेटिक एनर्जी क्या होती है बताओ? काइनेटिक एनर्जी तो कांस्टेंट नहीं होगी, क्योंकि पहले वो रखा हुआ था, अब क्या होगा? स्पीड बढ़ जाएगी, तो हम क्या बोलेंगे? ऑलवेज इंक्रीजेस। तो काइनेटिक एनर्जी क्या होगी बच्चों? बढ़ जाएगी, क्योंकि काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला होता है हाफ mv स्क्वायर। क्या होता है? हाफ mv स्क्वायर। ठीक है, चलिए आगे देखें। इन एन एक्सप्लोजन टोटल एनर्जी, कह रहा है किसी भी एक्सप्लोजन में जो टोटल एनर्जी होती है, तो टोटल एनर्जी क्या होती है आपकी? कंजर्व होती है। टोटल बोला, काइनेटिक नहीं बोला, टोटल। टोटल यानी कि टोटल का मतलब क्या है? पोटेंशियल एनर्जी प्लस काइनेटिक एनर्जी, तो ये क्या होती है आपकी? कंजर्व होती है, क्योंकि ये हम वैसे भी पढ़ते हैं, इसको तो हम वैसे भी पढ़ते हैं कि एनर्जी क्या होती है आपकी? कंजर्व होती है, उसका नेट फोर्स से कोई लेना देना नहीं होता है। ठीक है ना बच्चों? है ना? आपको मेरी बात समझ में आई? ठीक है, इसके बाद लिखा हुआ है इन एन एक्सप्लोजन टोटल एनर्जीज, तो ये तो हमने कर ही दिया है, दोबारा आगे लिखें। ठीक, नेक्स्ट है a bomb of mass 4 kg moving at 5 meter per second explodes into 1 kg and 3 kg pieces. If 1 kg fragment moves backward at 10 meter per second, देखो करना वही है आपका, है ना? तो देखो करोगे क्या? कह रहा है बॉम्ब ऑफ 4 kg, तो इनिशियल मोमेंटम क्या होगा बॉम्ब का? 4 into 5 मीटर पर सेकेंड, मास इनटू वेलोसिटी। कह रहा है ये एक्सप्लोड हो गया, और कितने पार्ट्स में? 1 kg एंड 3 kg। तो 1 kg का जो है उसकी स्पीड है 10 मीटर पर सेकेंड, प्लस 3 kg उसकी नहीं पता। अब सॉल्व कर लो, खत्म सवाल। तो 4 5 कितना हो गया? 20।
है ना। 4 5 कितना हो गया 20 हो गया। और कह रहा है 1 kg फ्रेगमेंट मूव्स बैकवर्ड, तो बैकवर्ड बोल रहा है तो यहाँ माइनस ले लो भाई, है ना। अगर ये पूरा आपको बता रहा है तो आप इसको बैकवर्ड को ऐसे ले लो, तो ये कितना हो जाएगा 10 और ये माइनस क्या हो जाएगा प्लस, तो ये कितना हो जाएगा 10 3v, तो 20/3, तो कितना आंसर होगा इसका। A ball of mass 4 kg moving at 5 meter per second, ठीक है भाई, explodes into 1 kg and 3 kg, ठीक है भाई। If 1 kg fragment moves backward at 10 meter per second, the velocity of 3 kg fragment, oh sorry, ये 20 है तभी मैं कह रही, ये 20 हो गया, ठीक है, ये 20 हो गया बच्चों। यहाँ मैंने क्या बोला, इसको बैकवर्ड गया तो इसको माइनस ले लिया, इधर जाएगा ये तो कितना हो जाएगा प्लस हो जाएगा, और ये तो 20 था, तो ये कितना हो गया 30, 3 10 30, तो क्या आंसर आएगा इसका 10 मीटर पर सेकेंड, ठीक है। तो इस सवाल में भी हमने क्या किया है, कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम ही लगाया, ठीक है। इसके बाद है क्वेश्चन, रॉकेट एक्सपेल्स गैसेस, ठीक है, जो आपको पता है रॉकेट क्या करता है, गैसेस निकालता है, और रॉकेट एक्सपेल्स गैसेस एट अ वेलोसिटी ऑफ 2000 मीटर पर सेकेंड, ठीक है भाई। If the rate of ejection of gases is 5 kg per second, the thrust developed, तो आपसे सिंपल क्या पूछ रहा है, जब रॉकेट ऊपर जाता है तो इस फोर्स को हम क्या बोलते हैं, थ्रस्ट बोल देते हैं, क्या बोलते हैं थ्रस्ट। इसका फॉर्मूला होता है udm/dt, तो आपको दिया हुआ है u इनिशियल वेलोसिटी और रेट दिया हुआ है गैसेस के जलने का, तो वो है 5, तो 2 5 जा 10, ये हो जाएगा इसका आंसर। देख लीजिए कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा, ठीक है। तो बड़ा ही आसान सवाल है, आपको ये फॉर्मूला याद रखना है, किसके लिए, रॉकेट प्रोपल्शन के लिए, तो प्लीज ये फॉर्मूला आपको ध्यान रखना है, तो इसको थोड़ा सा ध्यान रखना, ये भी एनडीए के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है ना, क्लियर है ना बच्चों। चलिए नेक्स्ट है, फॉर मैक्सिमम एफिशिएंसी द एग्जॉस्ट वेलोसिटी शुड बी, कह रहा है कि मैक्सिमम एफिशिएंसी अगर मुझे रॉकेट की चाहिए तो द एग्जॉस्ट वेलोसिटी शुड बी, कह रहा है इक्वल टू और ग्रेटर देन द एस्केप वेलोसिटी, लेस देन द एस्केप वेलोसिटी, इक्वल टू ग्रेविटी, इंडिपेंडेंट ऑफ, तो क्या है इसका आंसर, इसका आंसर होगा इक्वल टू और ग्रेटर देन द एस्केप वेलोसिटी, ठीक है ना, क्या होगा इसका आंसर, इक्वल टू और ग्रेटर देन द एस्केप वेलोसिटी। द वेलोसिटी ऑफ रॉकेट इंक्रीजेस रैपिडली इन लेटर स्टेजेस, कह रहा है कि जब रॉकेट ऊपर जाने लगता है धीरे धीरे, तो कह रहा है उसकी स्पीड जो है वो लगातार क्या बोल रहा है बढ़ती जाती है। उसका रीजन क्या है, फ्यूल बर्न्स फास्टर, ग्रेविटी डिक्रीजेस, मास डिक्रीजेस कंटीन्यूअसली, प्रेशर इंक्रीज। भाई तो क्या होगा, जब आपका धीरे धीरे क्या होता है, आपका जो रॉकेट है उसका मास जो है वो धीरे धीरे डिक्रीज करता रहता है, इस वजह से ऐसा होता है, तो इसका आंसर सी होगा बच्चों, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, बहुत ही अच्छा सवाल है और एनडीए के लिए इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, हमने काफी सारे सवाल कर लिए बच्चों, बहुत प्यारे प्यारे सवाल हमने किए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, a 2000 kg rocket ejects fuel at 40 kg per second with speed 25 meter per second, तो the initial acceleration, ठीक है, आपको इनिशियल एक्सेलरेशन पूछ रहा है भाई, तो सब मुझे ये बताओ, सबसे पहले हमारा एक्सप्रेशन कहाँ से निकलता है, फिजिकल्स टू m into a होता है। अगर आप मास आपको पता है, फोर्स अगर पता चल जाए तो a निकाल लो, फोर्स क्या है u dm/dt, जो कि मैंने आपको समझाया था। इनिशियल वेलोसिटी क्या है देखिए, ये है इनटू मास क्या है रेट 40 kg पर सेकेंड, तो कितना हो जाएगा ये 25 फोर्स या कितना हो जाएगा 100, ये हो जाएगा, तो ये निकल गया मेरा फोर्स। अब देखो फोर्स निकल गया और वहां से डिवाइडेड बाय मास, मास कितना है, ये हो गया, ए कितना आ जाएगा 5, ठीक है, तो कितना आ जाएगा ये, तो ये 50 मीटर पर सेकेंड आ जाएगा, शायद एक जीरो एक्स्ट्रा कट गया है, तो 550, u कितना है 2500 और dm/dt कितना है 40, 25 4 जब 100, यस एक जीरो यहाँ पे एक्स्ट्रा आ जाएगा बच्चों, ठीक है, तो कितना हो जाएगा 50 मीटर पर सेकेंड, ठीक है, क्या बात समझ में आ रही है। तो देखो कॉन्सेप्ट वही है, कॉन्सेप्ट आपका बार बार सेम ही लग रहा है, ठीक है। तो भाई ये था हमारा लास्ट क्वेश्चन आज का, और हमारा न्यूटन ऑफ लॉज ऑफ मोशन बच्चों कंप्लीट हो चुका है। हम लोगों ने बहुत अच्छे अच्छे सवाल किए हैं, एनडीए के लिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है,
और अब फिजिक्स की इसी सीरीज में हम लोग अगला लेक्चर जो हमारा होने वाला है दैट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, वर्क एनर्जी पावर। तो इसी तरह से हमारे साथ बने रहिए, खुश रहिए, मुस्कुराते रहिए और अपनी पढ़ाई को इसी तरह से जारी रखिए। चलिए।